वेलकम बच्चों, आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 11th। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। पेन कॉपी लेके पढ़ेंगे और शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखते हैं पहले, सबसे पहले बाइनोमियल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। व्हाट इज बाइनोमियल? बाइनोमियल का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, हैविंग टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। थ्योरम मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट। थ्योरम का आप नाम सुन चुके हैं, क्लास 9-10 में तो थ्योरम ही थ्योरम थे, सर्किल, ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी। अब 11 पे पहुंचे हैं तो यहाँ भी एक थ्योरम है, लेकिन इसका प्रूफ वैसे नहीं, इसका प्रूफ है मैथमेटिकल इंडक्शन से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। सिंपल सा प्रूफ है, कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो पहले समझते हैं बाइनोमियल क्या चीज़ है। तो हैविंग टू टर्म्स होने चाहिए। तो बाइनोमियल का मतलब क्या हो सकता है? एक्स प्लस वाई उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ए प्लस बी उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक एग्जाम्पल हो सकता है, 2x माइनस 1 एग्जाम्पल हो सकता है, 3x प्लस वाई बाई 6 भी उसका एग्जाम्पल हो सकता है। डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल मैंने लिखे। सबकी ब्यूटी यही है कि सब में दो टर्म है, तो सारे के सारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गए। ठीक, अब बाइनोमियल थ्योरम बोलता क्या है? बाइनोमियल थ्योरम बोलता है कि इनमें से कोई भी आपने एक्सप्रेशन लिया और उसका कुछ पावर आपने लिया, तो आप कैसे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम को कभी कभी बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्योंकि बेसिकली हमको बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके किसी, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने लिख दिया ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, पावर 2 है ये भी बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत ही, लेकिन आप इसके पहले पढ़ चुके हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला लगा के खड़ाक से बोल देंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई 2x स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, यही बोलेंगे ना आप। यानी आप बोलेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2 जो 4x और प्लस 1। तो ये जो आपने याद करा हुआ है अभी तक, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ये सारे के सारे बाइनोमियल थ्योरम से ही डिराइव हुए हैं। ठीक है, कैसे हुए हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं, करेंगे। ठीक, तो ये तो बाइनोमियल थ्योरम का एक मोटा चीज़ हो गया। तो बाइनोमियल थ्योरम बना कैसे, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, अभी ये भी समझना जरूरी है। उसके पहले सबसे सिंपल बाइनोमियल कुछ एक्सप्रेशन लेते हैं, उसके बेसिक कुछ पावर लेते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने ले लिया a प्लस बी और उसका पावर लिख दिया मैंने 0। ठीक है, किसी भी का भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। दूसरा अगर मैंने ले लिया a प्लस बी और इसका पावर लिख लिया 1, तो ये कितना होगा? ये a प्लस बी ही होगा। तीसरा मैंने ले लिया a प्लस बी का पावर 2, तो ये कितना होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चौथा मैंने लिख लिया a प्लस बी का पावर क्यूब, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, पांचवा मैंने लिख लिया a प्लस बी टू द पावर 4। इसको ब्रेक कर दीजिए a प्लस बी में और a प्लस बी के होल क्यूब में, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग ना। अब a प्लस बी और a प्लस बी के होल क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आता है, a प्लस बी टू द पावर 4, लास्ट में आएगा b पावर 4 और फिर आएगा आपका 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। 1 2 3 4 5 यही होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कैसे मैंने किया है, कुछ देर बाद इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप खुद ही अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये बात हुई। ठीक, एक बात समझना है, जो भी ये पावर है, एक्सपोनेंट जितने भी हैं, उसको हम लोग बाइनोमियल में इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। यानी बाइनोमियल थ्योरम, और ये कितना है, यहाँ से इंडेक्स इज 0, इंडेक्स इज 1, इंडेक्स इज 2, इंडेक्स इज 3 एंड इंडेक्स इज 4। राइट, अब करना क्या है कि इनके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? नंबर कोफिशिएंट। अलजेब्रा में हम बात करेंगे तो a प्लस बी यानी a के कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट, a स्क्वायर का कोफिशिएंट, ab का कोफिशिएंट,
बी स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्यूब का कोफिशिएंट, ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट, ए बी, जितने टर्म है सबके कोफिशिएंट को हमने अरेंज किया और मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर 1 है तो 1 को 1 ही लिखा। ए का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 इंटू ए तो ए, फिर बी का 1 इंटू बी तो 1, ए स्क्वायर का 1, 2 ए बी का 2, बी स्क्वायर का अगेन 1, ए क्यूब का 1 है, 3 ए स्क्वायर बी तो 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 हुआ इसका कोफिशिएंट, 3 ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 3 हुआ, बी क्यूब का कोफिशिएंट 1 हुआ। अब इसमें आइए ए पावर 4 का कोफिशिएंट 1 हुआ, ए क्यूब बी का कोफिशिएंट 4 हुआ, ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 6 हुआ, ए बी क्यूब का कोफिशिएंट 4 हुआ और बी क्यूब का बी पावर 4 का कोफिशिएंट 1 हुआ। तो ये मैंने जो जिस तरीके से उसको लिखा है देख के ये ट्रायंगल टाइप का लग रहा है। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को बनाया था किसने, पास्कल साहब ने। तो इस ट्रायंगल को पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं। अब इस ट्रायंगल की ब्यूटी अगर आप देखना चाहें, इस ट्रायंगल में आप ये देखें कि मैंने तो अभी इसके कोफिशिएंट को कलेक्ट करके लिखा, ठीक है, सक्सेसिवली बढ़ता चला गया 0 1 2 3 4, ठीक। तो ये हम मेरी रो मिलती गई, 1 रो 2 रो तीसरी चौथी, 1 2 3 4 और ये 5 रो हमारे पास मिली है क्योंकि 5 इंडेक्स को हमने किया भी है 0 से लेके 5 तक, ठीक। अभी इसकी ब्यूटी को समझना जरूरी है कि इसमें क्या एक कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा। करना क्या है, इस 1 और इस 1 को ऐड कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 1 + 1 कितना हुआ 2। अब इस 1 और इस 2 को ऐड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 3। ये 2 और 1 ऐड होके बन गए 3, 1 और 3 ऐड होके बन गया 4, 3 और 3 ऐड होके बन गया 6, 3 और 1 ऐड होके बन गया 4। इसी तरीके से सिमिलरली हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। 1 तो साइड में लिखते जाना है, 1 + 4 को ऐड करिए कितना हो रहा है 4 और 1 5, 6 और 4 को ऐड करिए कितना हो रहा है 10, 6 4 को अगेन ऐड करिए कितना हो रहा है 10, 4 और 1 को ऐड करिए कितना हो रहा है 5 और लास्ट में 1 लिखना है। और भी नीचे चला जा सकता है। करना क्या होता है, 2 को जोड़ते जाइए, 2 को जोड़ के यहाँ लिखना है। जैसे लास्ट वाले में तो 1 अपने से लिखना है, बाकी जो रिमेनिंग है सबको जोड़ के उसके बीच में यहाँ लिखना है, करते जाना है। जैसे 1 और 5 को मैंने ऐड किया तो क्या बना 5 और 1 6, 5 और 10 कितना हुआ, यहाँ पे बन गया 15, 10 और 10 मिलके कितने बन गए 20, 10 और 5 मिलके हो गए 15, 5 और 1 मिला के कितने हो गए 6 और लास्ट में 1 लिखना है, ठीक है। जितना मन उतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये किसके इंडेक्स के लिए हो रहा था, तो ये हो रहा था 0 इंडेक्स के लिए, 0 था नहीं, हाँ 0 इंडेक्स का था। फिर ये 1 के इंडेक्स का था, यानी इसका पावर था कितना ये 1। ये किसके लिए था, ये था 2। ये किसके लिए था 3। ये किसके लिए था 4। ये वाला किसके लिए था 5। ये वाला किसके लिए हो गया 6। तो पास्कल ट्रायंगल ये है, हो गया हमारा क्या, यही है हमारा पास्कल्स ट्रायंगल। तो ये पास्कल ट्रायंगल जो है, ये स्टेटमेंट को भी मिटा रहा हूँ क्योंकि समझा तो चुका ही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट और इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन बन रही है ट्रायंगुलर फॉर्म में, उसको पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब हम चाहे तो किसने भी इंडेक्स को लिख सकते, चाहे 7 लिखना हो, 8 लिखना हो, 9 लिखना हो, 10 लिखना हो, 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन। दिस ट्रायंगल विल नेवर एंड, खत्म ही नहीं होगा कभी। तो एक बात मोटा मोटी तो इससे समझ में आ गई कि व्हाट इज पास्कल्स ट्रायंगल, लेकिन इसका बाइनोमियल से क्या रिलेशन है वो भी समझना अभी ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको मैं कह रहा हूँ 7 नहीं लिखना है, 8 नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको 9 लिखना है और ये कोफिशिएंट लिखने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, 9 का मतलब ये हो गया कि a + b⁻9 का इंडेक्स। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, कॉम्बिनेशन का, ठीक। तो 9 के लिए अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 9C0, फिर हम लोग लिखेंगे 9C1, फिर हम लोग लिखेंगे 9C2, फिर लिखेंगे 9C3, फिर लिखेंगे 9C4, फिर 9C5, 9C6, 9C7, 9C8, 9C9। अगर इनकी वैल्यू निकाली जाए, जैसे 9C0 की वैल्यू कितनी है न्यूमेरिकली, 9C1 कितना होगा, 9C2 कितना होगा, 9C3 कितना होगा, 9C4 सो ऑन है, 9C9 कितना होगा, तो यहाँ पे जो ये नंबर आएगी नीचे एग्जैक्टली यही होगी, ये ही होगी। ठीक, क्यों होगी वो भी अभी मैं बता दूंगा। कि जो मैंने ये लिखा 1, ये 0 इंडेक्स पर है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 0C0। उसके पहले ये भी आप जान जाइए कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में मैंने लिख दिया अगर NCR, ठीक है, क्या लिखा है NCR। तो NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक, व्हाट इज r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन n, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n। n क्या है, n यही इंडेक्स है आपका, 0 हो सकता है 1 2 3 4। और हमारे पास कंडीशन हमेशा ये याद रखनी है बाइनोमियल थ्योरम में कि हम बाइनोमियल थ्योरम, अगर इस पूरे चैप्टर का सही से नाम रखना होता तो मुझे रखना हो तो मैं कहता NCERT के चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, क्योंकि यही बात ही है एक्चुअली इसमें। ये क्या है, n यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना ही चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकिन इन्फिनिटी जितना मन हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। दूसरा क्या नहीं हो सकता है, दूसरा फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकता। ये दोनों पावर आपके में नहीं है, लेकिन अगर आप तेलंगाना बोर्ड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, यूपी बोर्ड, इन सब में देखेंगे तो इसमें फ्रैक्शनल पावर भी भरा हुआ है। खैर उससे हमें मतलब नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बताया। तो अपने को क्या पढ़ना है, पॉजिटिव इंटीजर को लेके चलना है। तो पॉजिटिव इंटीजर के केस में ये हो गया। इसमें कुछ एक गौर करने की बातें हैं, जैसे 0 फैक्टोरियल कन्वेंशनल है 1 लिया जाता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 होती है। यहाँ पे आप पुट करके देखेंगे खुद ब खुद आएगा। चलिए करके देखता हूँ मैं, आता भी है कि नहीं। तो NC0 में लिखा तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल, n में से 0 गया तो कितना बचा, n ही फैक्टोरियल बचा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। अब आप ये भी समझ लीजिए n फैक्टोरियल होता क्या है। n फैक्टोरियल अगर लिखा है n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक नंबर होगी ना n, तो ये तो जनरल की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया 4, तो 4 होगा तो कितना होगा 4, उससे एक कम 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी n फैक्टोरियल और कुछ नहीं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट 3 2 1, यही होता है ना। यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कर सकता हूँ। पहले देखो दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है, एकदम क्लियर है। राइट 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 राइट, गुड 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 गुड। देखिए मैं कहता हूँ, मैंने कहा n फैक्टोरियल, मैं कह रहा हूँ n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, यानी करते करते मल्टीप्लाई ही में सब चल रहे हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने n बराबर ले लिया 5, तो 5 फैक्टोरियल में लिखना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5। 5 माइनस 5 की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि तो 0 आ जाएगा। बस खाली हम कहाँ तक रोकते हैं, क्योंकि यहाँ तक रोकते 3 to 1, क्योंकि 5 माइनस 4 इज़ 1, अपने आप ही हो जाएगा। देखिए 5 माइनस 4 1 हो गया ना, तो कितना हो गया 5, 5 में से गया तो 4, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 1 इज़ 120। तो 5 फैक्टोरियल ये होता है। इसी तरीके से आप कितने भी फैक्टोरियल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो फैक्टोरियल क्या हो गया आप समझ गए,
ये सारा आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं इसके बारे में बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लेके एक एक डाउट क्लियर करना, एक एक क्वेश्चन करूँगा, सब कुछ क्लियर कर दूँगा। जितनी बड़ी से बड़ी कोचिंग में जो भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सब कुछ आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो कोई चिंता नहीं करना, बस पढ़ना है, ठीक। तो ये हो गया इसकी वैल्यू। अब मैं कहाँ था, मैं था यहाँ पर कि ये जो 9C0 9C1, तो यहाँ से मैं यहाँ गया था कि ये 1 क्या होता है, 0C0 होता है। 0C0 का मतलब क्या हो गया कि 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 माइनस 0 भी 1 ही होगा, 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया। इस 1 को मैं कह रहा हूँ, ये जो 1 है इसको क्या बोला जाता है, ये आपका हो गया 1 इंडेक्स के लिए, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है तो यहाँ 0 नहीं होगा, ये होगा 1C0 और ये होगा 1C2। यानी अगर इसको मैं और साफ इसको मिटा के बना देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए ये जो 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0C0। 0C0 इज़ 1 एक्चुअली। फिर यहाँ पर होगा 1C0, 1C0 भी 1 ही होगा, मैंने भी बताया था। NC0 एंड NCN बोथ आर एग्जैक्टली 1। तो NC0 मतलब N यहाँ पर इंडेक्स 1 के लिए 1C0 इज़ NC0, तो 1 ही होगा। और फिर 1C1, इसकी वैल्यू भी पर्टिकुलरली यहाँ पर 1 ही होगी, क्योंकि क्या होगा, इसी फॉर्मूले से करना है सबको, NCR से, जहाँ पर N यहाँ पर 1 है, R यहाँ 1 है, तो कितना होना चाहिए, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 1 माइनस 1 0, ये भी 1 आ जाएगा। अब इस वाले 1 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग थर्ड में पहुँच गए तो ये सेकेंड इंडेक्स के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2C0। ये वाले 2 को हम लोग लिखेंगे 2C1। ये वाला जो 1 होगा ये हो जाएगा 2C2। फिर अगर इस वाले पे मैं तीसरे पे पहुंचा तो ये तीसरे थर्ड इंडेक्स के लिए हो जा रहा है, तो 3C0, यहाँ पर 3C1, यहाँ पे 3C2 और यहाँ पे 3C3। 4 वाले के लिए हो गया, चौथे इंडेक्स के लिए 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, 4C5 लिखते हैं, 4C4। ठीक, तो ये देख लीजिए ये 1 हुआ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1, क्योंकि जितने NC0 वाले वो तो सारे 1 ही होंगे। ठीक है, अब देखिए 2C1 कितना होता है, 2 होता है। 2C2 कितना होगा, क्योंकि NCN हो गया तो ये 1 होगा। 3C3 कितना हो गया, तो 1 होगा। 4C4 कितना हो गया, NCN के हिसाब से 1 ही हो गया। 4C3 की वैल्यू कितनी होती है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। 4C3 की वैल्यू चाहिए निकालिए। 4C3 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसमें फैक्टोरियल को इस्तेमाल करने के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इनको लिखिए, इनको लिख दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू 1, 3 टू 1 कैंसिल, बचा 4। और यही ये 4 था। आप नोटिस करिए किसकी बात कर रहा था मैं, 4C3 की बात कर रहा था ना, ये 4C3। 4C3 की वैल्यू क्या थी, ये देखिए 3, एग्जैक्टली 3 आई ना। नहीं, मैं यहाँ पे था ना, 4C3 की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, क्योंकि मैं चौथे इंडेक्स पे था। 4C3 की वैल्यू 4 आई और 4 आई भी थी, तो ये हो गया 4। 4C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, करके आप देख सकते हैं। 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 4। 3C1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 3। 3C2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी आएगी 3। और 3C3 तो 1 ही होता है। तो आपने ये देखा कि ये जो पास्कल ट्रायंगल में ये जो नंबर्स हैं, ये जो कोफिशिएंट हैं, ये और कुछ नहीं, ये आपके कॉम्बिनेशन के हो गए। तो NCR के फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखे भी हैं कोफिशिएंट, और किसके कोफिशिएंट हैं, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन के डिफरेंट इंडेक्स के लिए। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट, पूरा नाम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हुआ। बाइनोमियल कोफिशिएंट नंबर के फॉर्म में हो गए और NCR के फॉर्मेट में यही हो गए। ठीक है, अब ये जो मैंने सबसे पहले बात लिखी थी a + b⁻0, ये इसमें एक ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं,
ये ऑब्जर्वेशन आप कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन किसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये इनको क्या देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कि a प्लस बी का पावर 0 है, ठीक। तो जब इनका पावर 0 था तो इसमें एक टर्म था, जब इनका पावर 1 था तो इसमें 2 टर्म थे, यहाँ पावर यानी इंडेक्स 2 था तो 3 टर्म हो गए, इंडेक्स 3 था तो 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4, इंडेक्स 4 था तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 भी होगा, ये मिट गया है b पावर 4, 5 टर्म हो गए, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई कि जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन हैज़ n+1 टर्म्स। टोटल कितने टर्म होते हैं, n+1 टर्म, पहला। दूसरा इसमें आप नोटिस करें और आप ये देखें कि इसमें a और b यानी दोनों का जो a और b का जो कलेक्टिव पावर है, a का पावर प्लस b के पावर को आप सम करें तो ये हमेशा इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स के बराबर आता है। ऐसे इस जगह पे देखिए 1, तो 1 का उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं इंटू a पावर 0। a पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना, तो ये कितना हो गया, ये a पावर 0 के बराबर ही हुआ। यहाँ पे यहाँ से आपको उतना अच्छा समझ में आए चाहे ना, यहाँ से देखिए और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ये क्या चीज़ है, ये a का पावर यहाँ कितना है 1, b का पावर यहाँ कितना है 1, तो a का पावर 1 b का पावर 1, इनको अलग अलग ऐड नहीं करना है, a का पावर 1 b का पावर, यहाँ भी 1 है। यहाँ देखिए एक एक टर्म जितने हैं, कहने का मतलब ये है जितने भी टर्म है इसमें, ये यहाँ पर ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, जो टर्म है इनका पावर को ऐड करने पर हमेशा कितना आता है, इंडेक्स के बराबर आता है। तो ये 1 है तो ये 1 ही आया। यहाँ देखिए 2 है तो 2 आया। यहाँ पर a का पावर 1 है, b का पावर n है, इनको ऐड करिए कितना आ रहा है 2, b का पावर कितना है 2, 2 तो है, a पावर 3 3, a स्क्वायर b 2 प्लस b का पावर कितना हो गया 1, 3 हो गया। यहाँ पर a का पावर 1 और b का पावर 2, 1 प्लस 2 3 हो गया, b का पावर 3, टोटल कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पर आइए a का पावर 4, ठीक 4 बराबर है a क्यूब और b, तो जितने एक एक टर्म का जो टोटल पावर आना चाहिए एक एक टर्म का इंडेक्स के जस्ट बराबर आता है। देखिए 3 + 1 4, 2 + 2 यहाँ भी 4, यहाँ पर a का पावर 1, b का पावर 3, 1 + 3 अगेन 4, b पावर 4 तो 4 है ही। तो क्या होना चाहिए कि सम ऑफ पावर्स ऑफ, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b से अच्छा ये रहेगा कि पावर ऑफ ईच टर्म, अगर वो एक टर्म केवल a में है या a स्क्वायर b या ab के फॉर्म में, तो उनका सम हमेशा कितना आता है, ईच टर्म इज इक्वल टू n के बराबर आता है। और क्लियर मैं कर सकता हूँ, आप देखते जाएंगे ना, ये हमेशा ही होता है, ये कभी भी छूटता नहीं है। तीसरा आप ये देखें, अगर आप इसको देखें, जिससे शुरुआत हो रही है, जो पहला टर्म है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, उसका पावर सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है जितना इंडेक्स रहा है, फिर एक एक कम होता जा रहा है। यहाँ a स्क्वायर से सबसे ज़्यादा, जितने इंडेक्स थे उतनी, फिर यहाँ पर कितना हो गया a हो गया, और यहाँ पर a गायब भी हो गया, a पावर 0, यानी a का एक एक पावर कम होता जा रहा है और b का एक एक पावर बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पर b था ही नहीं, यानी b का पावर 0, यहाँ पर b दिख रहा है, 2 × a × b दिख रहा है ना, तो b का एक पावर, यहाँ b यहाँ पावर 1 के फॉर्म में आया और यहाँ b स्क्वायर बढ़ा, यानी a का एक पावर क्या हो रहा है, घटा -1, और b का पावर 1 बढ़ा। ये हमेशा ये होता है बाइनोमियल में, ठीक। तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन है और ये पास्कल ट्रायंगल है, इनको अगर हम मिला दें तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। उसको अब मैं लिखूंगा, ये मिटाऊंगा, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल नहीं मिटाऊंगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये वाले पास्कल को। हाँ, तो देखिए मैंने कहा इनका यूज़ करने के लिए मैंने कहा था, ये ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि जितने इंडेक्स होंगे उससे एक ज़्यादा टर्म होगा, ठीक। दूसरा मैंने बताया
कि ये जो पास्कल ट्रायंगल हमने लिखा है, तो जितने इंडेक्स के लिए, जैसे ये 0 इंडेक्स के लिए था, ये 1 इंडेक्स के लिए था, ये 2 इंडेक्स के लिए था, ये 3 इंडेक्स के लिए था, ये 4 इंडेक्स के लिए था, तो जैसे जैसे हम इंडेक्स में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, ठीक। इसी को जनरल अगर करते चलें और हम ये इंडेक्स को n बना दें, इंडेक्स को क्या बना दें, n बना दें। गौर से देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे 0 से शुरू हुआ, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेके मैं n पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा, n पे। तो इसका जो पास्कल ट्रायंगल का जो n इंडेक्स होगा वो क्या होना चाहिए, इससे जनरल तरीके से बताइए। अभी जो मैंने आपको समझाया, तो NC0 होना चाहिए पहला कोफिशिएंट, फिर NC1 होना चाहिए, फिर NC2 होना चाहिए, फिर NC3 होना चाहिए, डॉट 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 NCN तक जाना चाहिए, जाना चाहिए। नहीं तो ये तो हमको बाइनोमियल कोफिशिएंट पूरे मिल गए n इंडेक्स के लिए, n जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। अब मैं जनरल लिखूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, x + y टू द पावर n, यही बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, जिसके लिए इतनी हम लोगों ने मेहनत की है। क्या कि x + y, अब आराम से लिख सकते हैं। कैसे, क्या होता है x + y टू द पावर n, जैसे a + b पावर 0 था ना, तो x + y के पावर n, चलिए आप a + b में ही लिखिए क्योंकि सब a + b में था, तो ये a + b टू द पावर n, वेर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, पहला तो यही हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े कि NC0 पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से इसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा। और ये जो ऑब्जर्व हम लोगों ने किया, क्या देखा था कि शुरुआत कहाँ से होती है, जो भी उसका पावर होता है a, उसका ये इंडेक्स हाईएस्ट पावर बनता है, तो ये a पावर n से शुरुआत हुई, ठीक। फिर क्या होता है, दूसरे पर NC1 आएगा तो प्लस में आएगा, NC1 आ गया। फिर a का एक पावर क्या लिखा था, a का एक पावर कम होगा, a का एक पावर कम हुआ तो a टू द पावर n-1, n का एक पावर को कम किया और b का एक पावर बढ़ा, यानी b यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, b टू द पावर 1 यानी b पावर 1 इज b ना, तो b। फिर अगला कोफिशिएंट हमारे पास तैयार है, वो क्या था, NC2, तो NC2 लिखा। फिर a का जितना होता है ना, जैसे 2 है तो उससे दूसरा कम होगा, तो n-2, अभी हमने बताया था, देखिए n-2, इस बात को, क्योंकि नोटिस करिए यहाँ पर जैसे 2 था तो 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ है, a पावर 2, a पावर 2-1, a पावर 2-2 यानी 0, तो n-2। फिर अब b होगा, तो b पे कितना होना चाहिए, b पे स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि b का एक पावर यहाँ हुआ तो यहाँ पर कितना पड़ेगा, 2 पड़ेगा। फिर तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, NC3 a पावर n-3 b3, n का a का एक n-2 था तो एक उससे और कम हुआ तो n-3 हुआ, b का पावर 2 था तो एक उससे और हुआ, b3 हुआ। एक और लिख लीजिए, शुरू में लिख रहे हैं इसे 3-4 लिख लीजिए, ये हो जाएगा n-4, ये हो जाएगा b पावर 4। समझ में आ रही बात, डॉट डॉट, यानी ये चलती जाएगी कहानी। और लास्ट टर्म अगर हम लोग पहुँचेंगे तो लास्ट टर्म होगा, इसका कोफिशिएंट हम लोग को पता चल ही चुका है, क्या होगा, NCN, तो NCN a पावर n-n, क्योंकि लास्ट टर्म में ये रहता ही नहीं है, पहला वाला टर्म n-n यानी 0, उसका पूरा खत्म हो गया, a पावर n-n मतलब 0, तो a का पावर 0 कितना होता है, 1, तो लिखते ही नहीं है, क्या लिखते हैं सीधे b पावर n, क्योंकि b का बढ़ते बढ़ते एक बढ़ते बढ़ते जब n पे पहुंचा तो पूरा b पावर n हो गया। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी एनी अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई होगी बात तुम लोग को, है ना? टिल देन नोट इट। तो बाइनोमियल थ्योरम, ये बात तो क्लियर हो गई कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे बना है, ठीक ना? मिटाने में बड़ी मेहनत है यार, सही।
जितना पढ़ाने में मेहनत नहीं, उससे ज़्यादा तो मिटाने में मेहनत है। तो बाइनोमियल थ्योरम यही चीज़, इसी एक्सपेंशन को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखता हूँ पूरे कायदे से, पूरे बड़े में। ठीक, अब a प्लस बी तो ये हम समझने के लिए कर रहे थे, क्वेश्चन करने के लिए हम ज़्यादातर x प्लस वाई में करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। a प्लस बी में हम समझ चुके हैं, तो a की जगह x यूज़ कर लें, b की जगह y यूज़ कर लें, और सेम पैटर्न रहेगा, उसको लिख लेते हैं, उसके फॉर्म में क्वेश्चन भी करेंगे। और जनरल टर्म बचा है, मिडिल टर्म बचा है, और 3 और तरह के एक्सपेंशन बचे हुए हैं। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं, एकदम हलवा हो गया चैप्टर, हलवा, समझ रहे हैं? हलवा मतलब आसान। ठीक, तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज स्टार्ट्स विथ nc0 x टू द पावर n, फिर कम होगा nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल आपके एग्जाम में समझने के लिए, समझाने के लिए था, तो मैंने सारी बातें समझा दी कैसे बना है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में इस्तेमाल करना हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें एक हमेशा याद कर लीजिए, इसमें n+1 टर्म क्यों होते हैं, वो अब इसका एक बहुत बढ़िया लॉजिक देता हूँ। देखिए काउंटिंग करिए तो जरा 1 से 5, 1 2 3 4 5। अब इसी काउंटिंग को 0 से करिए, 0 1 2 3 4 5, 6 आया ना, यानी आपने काउंटिंग की 5 तक ही, लेकिन 0 से की तो 0 मिला के 6 हो गए। वही यहाँ भी होता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है 0 से और चलता है n तक, तो 1 से n तक तो n टर्म हो गए, और 0 मिला के कितने हो गए, n+1 टर्म। इसी वजह से किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हमेशा n+1 टर्म होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, जहां पर n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ठीक, अब क्या करना है ना, इसकी प्रॉपर्टी को देखना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज, PROPERTIES प्रॉपर्टीज। कभी कभी हम मैथ्स वाले लोग ना इतना मैथ्स में घुस जाते हैं कि सिंपल चीज़ की स्पेलिंग ही नहीं याद आती है। तो इसीलिए मैं कभी कभी अपने बच्चों से पूछ भी लेता हूँ कि यार ये स्पेलिंग सही है ना, तो तुम लोग ये देख लेना स्पेलिंग सही है ना। इंग्लिश को लेके कोई बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक, वैसे इतनी अच्छी मेरी इंग्लिश है कि कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है। पहली है nc0, तो इसमें क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है n+1 टर्म्स इन टोटल, एक बात। दूसरी बात, हम पावर ऑफ ईच टर्म is always equals to n। एक एक टर्म का पावर n होता है। उदाहरण के तौर पे मैंने इसको लिया, यहाँ पर जो टर्म है इसका कोफिशिएंट तो nc2 है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, पास्कल्स ट्रायंगल में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो टर्म है ये x पावर n-2 और y² ये एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई में तो एक ही हुआ ना, प्लस में तो है नहीं। तो इसका x का पावर कितना है, n-2, y का पावर कितना है 2, तो ऐड करिए, 2 कैंसिल, n आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर x का पावर कितना है, n-3, y का पावर कितना है क्यूब। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हुए एक ही टर्म, ऐड करेंगे तो फिर कितना हुआ, आ गया n। तो एक एक टर्म का टोटल पावर हमेशा कितना होता है, n के बराबर होता है हमेशा। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, n-1 है और यहाँ y का पावर 1 है, कितना हो गया, 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना, बचा n। तो ये ऑलवेज n के बराबर होता है। तीसरा देखिए कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, अच्छा एक बात और, इसमें क्या होता है, x का एक एक पावर घट रहा है और y का एक एक पावर, यानी ये -1 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, y +1 हो रहा है। ये हम लोग की स्टाइल है, -1 नीचे एरो, एक कम हो गया पावर, y का
पावर एक बढ़ गया, -1 और ये +1, ये साफ नहीं दिख रहा है, तो ये देखिए ये माइनस और ये एक कम हो गया, +1 और ऊपर चला गया, एक पावर यानी सक्सेसिव होता है। x का पावर डाउन हो रहा है डिसेंडिंग और y का पावर असेंडिंग, बस यही होता है। ये तीनों आप लोगों ने पहले भी ऑब्जर्व किया था और डिटेल में लिख रहा हूँ। चौथा इसमें होता है जिसको अभी तक अब पास्कल्स ट्रायंगल में नहीं ऑब्जर्व हुआ, क्या था वो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में द कोफिशिएंट यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल्स टू द बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द एंड। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग and last term from the beginning, the coefficient of first term and the coefficient of the last term both are equal, that is nc0 must be equal to ncn, nc1 equals to ncn minus 1, nc2 is equal to ncn minus 2, nc3 equal to ncn minus 3 and so on. That means the first term from the beginning equals to the last term from the beginning, second term from the beginning is equal to the second term from the last, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इक्वल्स टू द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो यही बात कर रही है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फ्रॉम बिगिनिंग इक्वल्स टू कोफिशिएंट मतलब वही बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फ्रॉम एंड। इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है NCR इज इक्वल्स टू NCn माइनस आर। मतलब ये एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ पहला टर्म आगे से उसका कोफिशिएंट NC0 होगा, पीछे से जो पहला टर्म होगा वो NCn होगा। ये अभी हम लोग कहते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये हम लोगों ने करके भी देखा था। ठीक, दूसरे को जरा देखा जाए। मैंने कह दिया NC1 फर्स्ट आगे से फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, पहला दूसरा टर्म कितना होगा? n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, ये भी टेक्निक सीखना ज़रूरी है ना, बाइनोमियल कभी कभी इस पर बड़ी सारी सेटिंग आती है। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? n की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं है ना, 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकती है, 10 11 जो भी। अब यहाँ पे दिया नहीं है तो क्या करते हैं ना कि नीचे n-1 इतना तो क्लियर हो गया, n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n-1। ये कुछ इसी तरीके से है कि अगर ये 5 है तो ये 4 है, 5 में से क्या 4 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल इज ऑलवेज बिगर देन n-1 फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया है, n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा अगर 5 फैक्टोरियल अगर है तो क्या मैं इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ। अभी मैंने बताया था फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अब ये 4 3 2 1 अलग से अगर इसको 4 के टर्म में देखें तो ये 4 फैक्टोरियल भी है ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 4 3 2 1, तो इसको ये लिखा जा सकता है ना 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये वही बात है, तो 5 इंटू 5-1 फैक्टोरियल, ये वही बात है, एकदम यही बात है। समझिए, देखिए, कॉपी लेके थोड़ा सा लिखा करो, करने से आता है, ठीक ना। तो n-1 फैक्टोरियल और ये n-1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है भाई, तो फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल पूरा साफ फैक्टोरियल से फ्री हो गया, बचा क्या? n, है ना। तो एक बात और आप लोग समझ लीजिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं 1c1 तो वैल्यू 1 होगी, 2c1 तो वैल्यू 2 होगी, 3c1 तो वैल्यू 3 होगी, 4c1 तो वैल्यू 4 होगी। समझ में आ रही बात? कुछ बातें क्या होता है 4c1 है ना, nc1 जैसे, तो nc1 की वैल्यू n होती है, ठीक है। अब पीछे से दूसरे टर्म की वैल्यू कितनी होगी? nc, इससे एक पहला टर्म, इससे एक पहला n-1, ncn-1, यही होगा। अब इसकी वैल्यू निकाली जाए, कितनी हो रही है? n फैक्टोरियल n माइनस n और ये प्लस 1 हो जाएगा ना, n माइनस लगेगा पूरे के बाहर तो ये माइनस बिकम प्लस, ये कैंसिल, और फिर इंटू n-1 फैक्टोरियल, यही होगा। तो ऊपर वाले n फैक्टोरियल को लिखिए n इंटू n-1 फैक्टोरियल, नीचे बचा n कैंसिल 1 बचा, और ये n-1 फैक्टोरियल, n-1 कैंसिल बचा n। तो देखिए ये भी n आया, ये भी n आया, तो nc1 क्या मिला? nc1 इज इक्वल्स टू ncn-1। उसी तरीके से लिख सकते हैं nc2 इक्वल टू ncn-2 एंड सो ऑन। nc3 इज इक्वल्स टू ncn-3।
आगे से ये तीसरा लिखा तो ये चौथा टर्म हो, जीरो मिला के आगे से चौथा तो पीछे से चौथा टर्म, ये आपस में के कोफिशिएंट बराबर होंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसका दूसरा वर्जन है, यानी पहला एक्सपेंशन ये हो गया, दूसरा एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, x जहाँ पे y है वहाँ पे माइनस वाई को पुट करिए, तो ये कितना हो जाएगा, x y की जगह माइनस वाई। तो कुछ बदलेगा नहीं, बस देखिए क्या बदलता है, NC0 ये हो जाएगा, x पावर n ऐसे ही रहेगा। y की जगह जब आपने माइनस वाई पुट किया तो ये टर्म निगेटिव हो जाता है, देखिए NC1 x का पावर n माइनस 1 ये y। अब यहाँ पे एज इट इज़ आएगा NC2 x का पावर n माइनस 2, यहाँ माइनस वाई था, माइनस वाई का इवन पावर तो वो तो पॉजिटिव होगा, है ना, माइनस वाई का स्क्वायर इस वाई स्क्वायर, ये ऑड है, पावर 3 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान देना है, ऑड वाले जितने पावर है वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं, इवन वाले जितने वो सब पॉजिटिव। तो NC3 x का पावर n माइनस 3 वाई क्यूब डॉट डॉट डॉट, चला आखिरी में NCn माइनस वाई टू द पावर n। अब ये माइनस वाई टू द पावर n अच्छा नहीं लगता है तो इसको ना ऐसे लिखा जाता है, y टू द पावर n और माइनस वाई माइनस 1 टू द पावर n इंटू NCn y का पावर n, यानी कि इसको लिखा जाता है क्या, माइनस 1 टू द पावर n इंटू NCn y पावर n। क्लियर भी है, जैसे अगर n कोई इवन नंबर है, जैसे मान लीजिए n इंडेक्स आ रहा है आपका 5, तो n का पावर माइनस 1 का पावर 5, माइनस 1 का पावर 5 कितना होता है, माइनस 1 का ऑड पावर नेगेटिव, तो लास्ट टर्म नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये 6 हो जाए, इवन हो जाए, तो लास्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया सेकंड एक्सपेंशन। तीसरा एक्सपेंशन में कुछ नहीं करना है, बेसिक हमारा यही है, सबसे बेस, x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह x पुट करना है, यानी x इक्वल्स टू 1 और y की जगह x पुट करना है। इस वाले एक्सपेंशन में तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस x टू द पावर n, तो ये हो जाएगा NC0, 1 का पावर n इस 1 ही रहा, NC1 1 का पावर n माइनस 1 1 ही रहा, y की जगह x, NC2 1 का पावर n माइनस 2 1 ही रहा, y की जगह x तो x का स्क्वायर, फिर NC3 1 का पावर n माइनस 3 तो 1 ही रहा, तो y क्यूब डॉट डॉट डॉट, क्या बचा लास्ट में, NCn y का पावर n, y क्या है आपका x है तो x पावर n। ये तीसरा एक्सपेंशन हो गया बाइनोमियल का। चौथा एक्सपेंशन देखिए, चौथा है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, इसी वाले में माइनस करते जाना है, तो NC0 ये हो जाएगा, NC1 x हो जाएगा, माइनस एक्स इस माइनस तो माइनस हो गया, इवन पावर पॉजिटिव, तो NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 y लिख दिया, x होगा ना, x क्यूब, और फिर लास्ट में माइनस 1 टू द पावर n x का पावर n। ये 4 तरह के एक्सपेंशन अपने को पढ़ते जाने हैं। और कुछ बचा है, मिडिल टर्म बचा है आपका। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, बुक कह रही है कि एक नोटेशन आपको और बता दिया जाए। ये जो है ना इतना लंबा, ये पूरा, इसको सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखा जाए वो भी बता दे रहा हूँ। तो इस वाले को हम लिख सकते हैं, पहले वाले को, यानी फर्स्ट एक्सपेंशन को भी हम लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल्स टू 0 टू n c k x टू द पावर n माइनस k इंटू y टू द पावर k। यही एक्सपेंशन है, सेम है। दूसरे वाले को लिख सकते हैं समेशन k इक्वल्स टू 0 टू 1 n c k इंटू एक्स टू द पावर n माइनस k इंटू माइनस 1 टू द पावर k इंटू वाई टू द पावर k। तीसरे वाले को लिख सकते हैं हम लोग समेशन k इक्वल्स टू 0 टू, यहाँ 1 लिख दिया, 0 टू n होगा, 0 टू n c k। अब x नहीं, क्योंकि ये होता है ना, तो सीधा ये हो जाएगा x टू द पावर k, क्योंकि ये 1 वाले का एक्सपेंशन है, 1 प्लस या 1 माइनस 0 टू n c k, और ये माइनस 1 टू द पावर k इंटू x का पावर k। ये 4 तरह के एक्सपेंशन हो गई है।
ठीक है, एक्सपेंशन आप समझ गए, इनकी प्रॉपर्टीज़ आप समझ गए, इन चारों को हमको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो भी अभी हम लोग करेंगे। उसके पहले बचा है बस जनरल टर्म और मिडिल टर्म, वो भी पढ़ लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए पूरा करके। बात करेंगे हम लोग जनरल टर्म की। जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म बात करेंगे पहले वाले यानी x + y टू द पावर n की। ठीक है, सबसे बेसिक वही है, एक आप उसका समझ के तो बाकी आप सब दूसरा तीसरा चौथा आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि पहला एक ही डेरिवेशन है। बाकी में तो हमने क्या किया है, x की जगह एक बार माइनस y की जगह एक बार माइनस y रखा है, फिर उसके बाद x की जगह 1 और y की जगह x, फिर दूसरे वाले में -x रखा है, यही 4 बने हैं। तो टर्म को हम लोग t से डिनोट करते हैं और r+1, ये r+1 हमेशा आएगा बाइनोमियल में, कारण क्योंकि इसमें n+1 टर्म होते हैं। तो अगर आपको तीसरा टर्म लिखना होगा तो आप लिखेंगे t2+1, r वहाँ पे 2 बनेगा, तो हो जाता है NCR x टू द पावर n-r, क्योंकि x का एक कम होता है और y का एक बढ़ता है। तो ये हुआ दूसरा जनरल टर्म। दूसरे वाले के लिए यानी माइनस वाले के लिए कुछ नहीं बदला, बस NCR तो एज इट इज़ रहेगा, x का पावर n-r रहेगा, बस -1 टू द पावर r आ जाएगा और y का पावर r आ जाएगा। तीसरे एक्सपेंशन का हो जाएगा TR+1 NCR, क्योंकि x 1 हो गया है तो केवल y वाला टर्म x हो जाता है, तो x का पावर r हो जाएगा। चौथा वाला जो है उसमें बस एक -1 का पावर r इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये यही रहेगा। तो ये 4 जनरल टर्म हो गए। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहता हूं राइट 5th टर्म ऑफ x + y टू द पावर n। 5वां टर्म लिखिए विदाउट एक्सपेंड किए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। t5 का मतलब t5 इज t4+1, इससे देखिए वेयर r इज 4 बना, कितना होगा NCR, r इज 4, तो 4x टू द पावर n-r, r इज 4, y इज y टू द पावर r इज 4, यही आएगा NC4 x पावर n-4 y पावर 4, 5वां टर्म। ठीक, कर सकते हैं आप किसी को भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है। अब बात कर लें जरा मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म होता क्या है? मिडिल टर्म यानी बीच का टर्म। इसमें 2 केस बनते ही हैं, सोच के देखिए। कब? जब n एक आपका इवन बनेगा। n अगर इवन बनेगा, जैसे मान लीजिए x + y टू द पावर 8, टोटल टर्म कितने हो गए? 8 + 1 9 हो गए। तो इवन के केस में मिडिल टर्म होता है n/2 + 1th। 1th मतलब उतनावा, जैसे मान ले मैंने बोल दिया कि 5वां वहाँ होता है ना, तो TH इस उसके लिए इस्तेमाल करते हो। मिडिल टर्म ये हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया x + y टू द पावर 8, तो उसके केस में n यहाँ पर 8 है जो इवन है, तो मिडिल टर्म कितना आएगा? मिडिल टर्म आएगा 8/2 + 1, ये तो हो जाएगा 4 + 1 यानी 5th टर्म इज योर मिडिल टर्म। 5th टर्म लिखना होगा तो आप इससे लिख लेंगे 4 + 1 करके, यही हो जाएगा मिडिल टर्म। ठीक, केस 2 पे आ जाए। केस 2 होता है व्हेन n = ऑड। जब ऑड हो गया पावर, जैसे x + y टू द पावर 7 हो गया, तो कितने टर्म होंगे? 7 + 1 8 टर्म होंगे। 8 टर्म हो जाएंगे तब इसके 2 मिडिल टर्म हो जाते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है n+1/2th एंड n+1/2 + 1th, ये 2 मिडिल टर्म हो जाते हैं इसके केस में। समझ में नहीं बात? जैसे मान लीजिए n बराबर अगर 7 ले लिया, 7 + 1 8/2, एक तो चौथा होगा, और एक ये, क्योंकि n+1/2 की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई? 4, तो 4 + 1 जोड़ दीजिए, तो 4 + 1 यानी 5th टर्म भी एक आपका मिडिल टर्म होगा। तो 2 मिडिल टर्म इसमें बने, 4th एंड 5th। समझ में आई बात? बढ़िया। तो ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में सारी थ्योरी पोर्शन, जो भी था इसमें मैंने आपको बताया।
नाउ अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं देखूँ कितनी देर हुई। जो उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे, इसमें अब कुछ बचता नहीं है, सारा हो गया। एक एक थ्योरी कर लिया, कैसे डिराइव होता है बाइनोमियल थ्योरम में, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो ये है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बाय।